हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 22 सितंबर 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS एकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल दिख जाएगा, तो क्लिक करना, नीचे जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाकर भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली जो है द हिंदू एनालिसिस की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आएंगे हम पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 के ऊपर आपको ये आर्टिकल दिख रहा होगा। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं बताना चाहता हूँ ये हुआ क्या है यहाँ पर, कि जो 8 ओपोजिशन एमपीज थे इनको सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से उनके बिहेवियर की वजह से। कुछ उनका बिहेवियर में गड़बड़ी देखी गई होगी तो राज्यसभा ने उनको सस्पेंड कर दिया है। खैर ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है। अभी आपको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इनके द्वारा 3 रिफॉर्म बिल्स को पास करा गया। थ्री बिल्स पास करे गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। आपको भी पता होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड पास करे गए 3 बिल्स को, जिन्हें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था। तो ये जो बिल पास करेगा इसके बाद किसान भाई जो हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। क्यों? इस बिल्स में ऐसा लग रहा था कि जो एमएसपी है उसको हटा दिया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। एपीएमसी एक्ट्स के अंडर में जो मंडीज आती हैं उनको जो है डाइल्यूट कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। तो इन इन बिल से किन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा था, किन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है परेशानी हो रही थी, वो यहाँ पे बोला गया फार्मर्स, ठीक है, राज्य हो गए, स्टेट्स हो गया, उसके बाद जो हो गया हमारे कमीशन एजेंट जिन्हें हम अर्थयार्ड्स भी कहते हैं। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी थी इन बिल्स से, और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया। फिर उसको देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने अनवील किया, गवर्नमेंट ने एक राज खोला क्या, कि जो एमएसपी है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ती हुई दिखाई दी 2.6%। किसकी? वीट की, ठीक है, गेहूं की एमएसपी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी हमें 2.6% तक। और हालांकि इतना प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, आपको पता है, ये देखो प्रोटेस्ट के बीच में अमिट प्रोटेस्ट लिखा है ना, प्रोटेस्ट के बीच में यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने अनवील किया है। प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ को लेकर कि एमएसपी आपने हटा दी, एमएसपी हटा दी। लेकिन यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एमएसपी कहाँ हटाई है, एमएसपी तो है यार, एमएसपी तो बढ़ा दी गई है, बढ़ रही है। और बल्कि आपको एक फ़ायदा हुआ है कि एमएसपी बढ़ रही है, 2.6% तक हाइक देखा गया है इसके अंदर में, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देखा होगा, ये भी लिखा हुआ है, देखो आप, कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स के द्वारा, इसी के बीच में यहाँ पे एमएसपी को इंक्लूड करा और एमएसपी जो है बढ़ती हुई दिखाई दी। अब आपको पता नहीं होगा, अगर किसी को नहीं पता है एमएसपी, तो मैं बताता हूँ एमएसपी क्या होता है। मैंने जैसा बताया एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको क्या लगता है इसकी फुल फॉर्म सुनकर, कि जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उन लोगों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता होगा, अपना जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है, कुछ भी अपना जो है फसल उगाई है, उसको बेचने के बाद उन्हें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है कि भाई अब मैं खुश हूँ, इतना पैसा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, तो एक सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। तो वो कौन देता है? गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, वो अपना जो प्रोडक्शन होता है, जो भी वो फसल वगैरह उगाते हैं, वो सारा जाके गवर्नमेंट को बेच देते हैं, गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, और गवर्नमेंट उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देता है। अब यहाँ पर एमएसपी जो है बढ़ गई है, तो यानी कि फार्मर के पास ज़्यादा पैसा आएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर बोला गया कि एक तो अच्छी बात है, इस प्रोटेस्ट के बीच में पता नहीं यहाँ पर क्या यार, क्या बात का प्रोटेस्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये हुआ आर्टिकल हमारे दोनों खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा पेज नंबर 1 के ऊपर ही। इस आर्टिकल पे किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है? शाहीन बाग। यहाँ पर ये शाहीन बाग के बारे में बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखा अपने जो है, जब हमारा CAA जब आया था, CAA आपको पता होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, सबको पता है CAA के बारे में। और जब CAA आया तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। शाहीन बाग में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा। जब ये CAA आया था तो भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, हर टीवी न्यूज़, और आपको पता है कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको देखते हुए कि भाई प्रोटेस्ट जो है आप कर सकते हो, लेकिन एक सही तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो बैलेंसिंग वे में होना चाहिए। एक
जो एक प्रोटेस्ट होता है जो कि खतरनाक बन जाता है, इंसान की जाने जो जान होती है उनकी, इंसान की जान जाने लगती है, ठीक है, तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं चाहिए। और आपको पता है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वहां पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास हक है यार कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और इंक्लूड है वहां पे, एक वर्ड और इंक्लूड है, पीसफुल। पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शांत स्वभाव वाला प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना कि दंगे वाला, दंगे फसाद वाला प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको यहाँ पर पता चल गया ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। आज का आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, आज अभी तक मैंने अभी न्यूज़पेपर डाउनलोड भी हो गया, और डाउनलोड होने के बाद आप देखोगे पेज नंबर 1 दिया है, और पेज नंबर 1 के बाद डायरेक्ट यार पेज नंबर 6 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुबह सुबह ना हो पाए वो डाउनलोड, कोई बात नहीं, जो बीच में पेज मिसिंग है अगर बाद में डाउनलोड होता है तो वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर इसे कवर करते हैं। पेज नंबर 6 पे आते हैं, यह है एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला एडिटोरियल, बिल्कुल यार, मतलब कि कितनी बार हमने कवर किया है इसे, क्रॉस का ये मतलब मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, क्योंकि बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, आपको भी पता होगा यार, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब तो मैं क्या बताऊं, हद हो गई इस एडिटोरियल से, ये इंडिया चाइना के बारे में, ठीक है। तो फिर गाइज अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए इसके बारे में, तो मैंने जैसा कि बताया है कि टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर एक कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आए, पूछा जाए इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में, तो मैंने एक कंप्लीट आंसर को फ्रेम करके आपके लिए दे दिया है, जैसे ये देखोगे। चलो थोड़ा बहुत फिलहाल बता ही देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये कैसे आंसर लिखा हुआ है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है। इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड इट्स नेबर और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये आर्टिकल, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है अभी आपको पता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में बवाल चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में। उसका बैकग्राउंड अगर पहले आपको देखो आंसर कैसे लिखना है, अगर पूछा जाए इंडिया चाइना के रिलेशन, पहले तो बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड लिखोगे कि इंडिया चाइना की ट्रूप्स के बीच में अभी क्या बवाल चल रहा है, इंडिया कैसे, चाइना के आर्मी जो है वो कैसे घुस कर आई एलएसी पे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सारा जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। फिर गलवान वैली में हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स को भी मार दिया चाइनीज़ के पीपल लिबरेशन आर्मी ने, है ना। फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन जो है और बढ़ती हुई आ गई, तो ऐसा आप एक बैकग्राउंड दे दोगे। उसके बाद बैकग्राउंड देने के बाद इंडिया का रिस्पांस क्या रहा, इंडिया का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा, इंडियन मिलिट्री का रिस्पांस रहा। इंडिया ने क्या करा, आपको पता होगा, रशियन फाइटर से जो है रफाल जेट्स को मंगाया गया। उसके बाद एक यहाँ पर इंडिया ने एक और स्टेप क्या उठाया कि जो 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद देखोगे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया तो फिर इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक डिसरप्शंस भी आ गए। अब इकोनॉमिक डिसरप्शंस यानी कि दोनों के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड आप कह सकते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई, ठीक है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स को बैन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को एकदम झटके से नुकसान होगा काफ़ी सारा, क्योंकि टिकटॉक सबसे ज़्यादा चलने वाला ऐप था, उसको भी बैन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे जो ट्रेड है, दोनों का व्यापार है, वो काफ़ी तेज़ी से गिर गया, इन दोनों का, इंडिया और चाइना का। और भी आप चीज़ों को देख रहे होंगे कि जो चाइनीज़ है, वो चाइना है, वो 5G अपना लॉन्च करने को सोच रहा था इंडिया में, वो भी नहीं लॉन्च हो पाया, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है अच्छे नहीं हो पाए। फिर उसके बाद चाइना का रिएक्शन क्या रहा, चाइना का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा और एग्रेसिव हो गया जब उसने देखा कि यहाँ पे इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया चाइना। फिर उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा था, और यहाँ पे इंडिया को और ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होने लगी। जैसे कि आप देखोगे चाइना का काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखा गया साउथ चाइना सी में, और यहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाने लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड बता दिया गया कि लास्ट में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक कंसाइज मैनर में देखो कि इतना छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, एक बैकग्राउंड लिखा हुआ है बहुत छोटा सा, और रियल आंसर की यहाँ पे क्या क्या चल रहा है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि अभी हुई हैं, ये आपको देना है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। बस इतना सिंपल है, ऐसे लिखना है आंसर आपको। एक आंसर राइटिंग के ऊपर एक टॉपर की आंसर राइटिंग, जो कि विशाखा यादव, ऑल इंडिया रैंक 6 2019 की, जो उनकी आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, उन्होंने कैसे आंसर लिखा था अपना, जो है प्रैक्टिस सेट होता है उसमें कैसे वो आंसर लिखती थी, मैंने आपको सब कुछ शेयर करा उस वीडियो में, जाकर आप चैनल पे देख सकते हैं। देखोगे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर, कंसाइज आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको एक आंसर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला, इसको हम चलो डिस्कस करते हैं। ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इन द एयर। इन द एयर आप समझ में हो गए, हवा के बारे में कुछ बात हो रही है। अब ये क्या है, कोविड-19 की सिचुएशन जो चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है इंडिया में, और केसेस जो हैं लगातार बढ़ते हुए निकल रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो एरोजोल का ट्रांसमिशन है उसको देखा जा रहा है। एरोजोल क्या होते हैं, अब मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी बेकार सी ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। ओके,
चलो यहाँ पे ये हो गया, दो बंदे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बंदा है, इसने मास्क नहीं लगाया, ठीक है। अब इसने जो है मास्क नहीं लगाया, अबे यार मैं मास्क ही बनाने जा रहा था। चलो इसने मास्क नहीं लगा रखा, तो क्या है, अगर ये सांस लेगा तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ जैसे कि, तो मेरे मुंह से ना माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे, एक जैसे आप कह सकते हो माइक्रो ड्रॉपलेट, थोड़ा सा थूक के पार्टिकल्स निकल सकते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि हवा में रुक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हवा में थोड़ी देर तक रुके रहते हैं। तो अभी स्टडीज ने ये देखा कि एरोजोल के थ्रू भी कोविड 19 फैल सकता है। अब यहाँ पे ये समझ लो, बंदा ये गया, ये कुछ बोलता बजा रहा है, तो इसने कुछ बोल दिया, तो यहाँ पर जो है ये ड्रॉपलेट्स इसमें हवा में फैल गए इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा ये है, दूसरा इसने सांस ली खींच के, ये सारे इसके अंदर चले गए, इसके अंदर इनहेल हो गए, तो ये वायरस जो है ये आप एक तरीके से कह सकते हो एयर बॉर्न भी हो चुका है ना। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बताया गया है कि अब जो ये बंदा है, अब मान लो फिर से मैं एक बार अपनी फिर से ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है, खतरनाक वाली तो फिर आप देखो, अगर यहाँ पर इसने फिर से कुछ बोलते हुए जा रहा है, मान लो फिर से इसके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स, माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकले इसके मुंह से। अब क्या होगा, अगर इसने मास्क लगा रखा है तो यार चाहे कितनी भी तेज सांस ले नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये बोला जा रहा है कि भाई मास्क लगाओ, मास्क जो है वो क्रूशियल है, मास्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल डिस्टेंस रखें और मास्क लगाएं इस पेंडेमिक के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह, एरोजोल भी ट्रांसमिशन हो रहा है, और एरोजोल के थ्रू आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। ओके, तो आप मास्क कौन सा इस्तेमाल करें, देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी देखी है, यहाँ पर एक ही द हिंदू न्यूज़पेपर में पिक्चर आई थी 1 महीने पहले, है ना, तो मैंने सेव करके रख रखा है यहाँ से। तो फिर गाइज यहाँ पे देखो कि आप कौन कौन से मास्क हैं, कौन कौन से इफेक्टिव मास्क है। अगर आप N95 मास्क इस्तेमाल करते हो तो टॉप का मास्क रहेगा। अगर आप जैसे कपड़ा, रुमाल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से एक मास्क देखने को मिल रहा है, नए नए डिज़ाइनर मास्क, है ना, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। ये देखोगे आप, अगर आप एक कोई क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे हो छोटा सा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा। तो भाई इससे अच्छा है एक मास्क ले लो और एक अच्छा सा मास्क अपना इस्तेमाल करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो और अपने आप को सेफ्टी में रखो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। यही भी इस एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये रशिया, चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बीच में, ठीक है। इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में बात हो रही है कि देखो इसमें आर्टिकल में क्या बात हो रही है, फिर उसके बाद पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये समझ लो, ये हो गया रशिया, ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया चाइना। अब यहाँ पर क्या है कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे थे काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि चाइना और रशिया के रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। तो इन दोनों के रिलेशन एक तरफ से अच्छे हो रहे हैं, इन दोनों के रिलेशन जो है बेकार हो रहे हैं, ठीक है, यही कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब इस रिलेशन को हम लोग समझेंगे अपने तरीके से, अपने वे में। और जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ को निकाल कर यहाँ पर डाल दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप आराम से जो है कवर कर सकते हैं इस रिलेशंस को। तो मैं आपको कवर करवाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो ये रिलेशन है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रशिया, चाइना, रशिया इंडिया रिलेशंस को कवर करने वाले हैं। रिसेंटली अभी देखा हमने, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो ये गए रशिया, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने डिमांड करी S-400 डिफेंस सिस्टम की। आपको पता है हम रशिया से काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, ठीक है, जो वॉर के लिए सामान इस्तेमाल करा जाता है वो सब हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे S-400 की अभी डील करी गई थी, है ना। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये अब देखो क्या हो रहा है कि रशिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं, कॉन्वर्जेंस देखा जा रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो है रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक कॉपरेशन, अर्थव्यवस्था, पैसों के मामले में भी अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मानते हैं। दोनों मानते क्या हैं ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जो चाइना है वो एक रशिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच में काफ़ी दबा के व्यापार होता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को चीज़ें बेचते हैं। तो एक तो दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं थ्रू इकोनॉमिक कंसेप्ट। उसके बाद हो गया कॉमन एडवर्सरी। कॉमन एडवर्सरी की अगर हम बात करें कि जो अमेरिका की पॉलिसी है उसने काफ़ी नाक में दम कर दिया है चाइना के, ठीक है। काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। तो फिर क्या हुआ, अब ये अमेरिका की सिचुएशन देखने को मिली है, अमेरिका ने नाक में दम कर रखा है चाइना के, तो फिर चाइना और रशिया जो है दोनों एक तरफ हो गए। दोनों के जो है दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। तो दूसरा ये रिलेशन कैसे अच्छे हुए, कॉमन एडवर्सरी के थ्रू। थर्ड उसके बाद एरियाज ऑफ कोऑपरेशन।
अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन रहता है, दोनों मेल मिलाप से रहते हैं, आराम से बिंदास। उसके बाद देखें तो जो रशिया है, अभी रशिया ने डिसीजन लिया है कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी को सेल करने वाला है चाइना को, जैसे कि S-400 एयर मिसाइल्स, Su-35 फाइटर जेट्स, ये सब चाइना को सेल करने वाला है। तो अब रिलेशन कैसे अच्छे हुए तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के थ्रू। नाउ फोर्थ में हम लोग देखें रशिया चाइना के रिलेशनशिप्स को, तो एक फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, यानी कि एक तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप सा हो गया है और आज के टाइम पे इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। फिर उसके बाद रशिया का रिसर्जेंस के बारे में बात करें तो फिर इसमें क्या देखोगे, दोनों के बीच में फ्यूचर में भी रिलेशन अच्छे होते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। ओके, नाउ हमने ये भी कवर किया। अब आगे हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने तो अभी देख लिया रशिया और चाइना, चलो दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। अब रशिया और इंडिया के बारे में बात करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक तरफ से उसके जब रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो एक तरफ से यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें, हमारे भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं रशिया से, और रशिया से जो रिलेशन हमारे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी जो है लंबे समय से, काफ़ी सालों से रिलेशन जो है मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं रशिया से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे कि अभी बीच में क्या हुआ, इंडिया और रशिया के रिलेशंस तो चल ही रहे थे, लेकिन रशिया और चाइना के रिलेशन की वजह से रिसेंट टाइम्स में थोड़ा बहुत दोनों के बीच में, इंडिया रशिया के रिलेशंस के बीच में थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस, थोड़ी बहुत हमें खामियां देखने को मिल सकती हैं, और थोड़ी बहुत खामियां देखने को मिली हैं। ओके, फिर वही वाली बात की डिफेंस इक्विपमेंट सेल्स वगैरह करता है इंडिया, जो है काफ़ी ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या है यहाँ पर, एक लाइन और है, क्या बोला गया है कि रिलेशनशिप इंडिया से कैसे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, रशिया जो है पाकिस्तान को अपना सामान बेच रहा है, पाकिस्तान को जो डिफेंस इक्विपमेंट से बेच रहा है। दूसरी बात, रशिया जो है तालिबान को भी अपना सामान बेच रहा है। ठीक है, तालिबान अफगानिस्तान में जो है और जो सबसे खतरनाक कम्युनिटी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा सामान बेच रहा है। तो इस वे में जो है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ओके, अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो अगर हम लोग आगे की बात करें तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए कि रिलेशन को मेंटेन करना है, और काम ये करना है कि इंडिया जो है रिलेशन को अपने बना के चले रशिया से। ठीक है, और क्योंकि ये हेल्प करेगा, क्योंकि अभी चाइना से लड़ाई भी चल रही है, तो इसमें हेल्प कर सकता है चाइना से हमारी बातचीत करने में, और चाइना से जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, और भी चीज़ों में यहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो दैट इज़ वाई जो क्या करना है हम लोग को, रशिया से मेंटेन करके चलना है अपने रिलेशंस को। ओके, नाउ कवर कर लिया हमने इसको भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल आप लोग को ये दिख रहा होगा, इस एडिटोरियल पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि अभी नए लेबर लॉज जो हो रहे हैं, लेबर लॉज बिल को पास करा गया है। ठीक है यार, बड़े सारे बिल पास हो रहे हैं, तो लेबर लॉ बिल को भी पास करा गया है, और लोकसभा में और 3 बिल्स को उनको पास करा गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो 2019 का बिल है और 2020 का जो अभी ये बिल पास करा गया है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, और 2020 वाला बिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी हम बात करें बिल कौन कौन से पास करे गए हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 रिलीज करा गया है, ये पास करा गया है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 को पास करा गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 को पास करा गया है लोकसभा के द्वारा सैटरडे को, शनिवार को। लेकिन अभी आप देखोगे ये बिल को देख के समझ में आ जा रहा होगा कि अब जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर काम करा जाएगा, हेल्थ के ऊपर, उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बात करी जा रही है। चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस कैसे है, 2020 का जो बिल है इसमें काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मान लो अगर किसी वर्कर को जॉब से निकालना है तो फिर उसे 30 डेज पहले ही, 30 to 60 डेज पहले ही एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। फिर जो यहाँ पर 2020 का जो ये बिल है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। तो सेकंड चेंज क्या देखने को मिला कि जो है वर्कर के ऑक्यूपेशनल, उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसकी जो अगर ऐसा मतलब कि उसका हेल्थ सही ना हो, उसकी जो है शरीर की हेल्थ सही ना हो, उससे आप काम करा रहे हो उसके बियॉन्ड द लिमिट, तो ये सही नहीं है ना। तो उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कितना वो मैक्सिमम घंटे, कितने कितने घंटे काम करेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इस बिल्स के अंदर। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जो 2019 का बिल था, ये एप्लीकेबल था एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयड एटलीस्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ये 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होता था जो पहले वाला बिल था, लेकिन अब की बार बिल जो पास करा गया है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया और 50 वर्कर कर दिया गया है। एक चीज़ ये हमारे लिए अच्छी हो गई है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखें कि
काफ़ी सारे जो मैनी एसेंशियल फीचर्स ऑफ द लॉ आर नो लॉन्गर स्पेसिफाइड इन दी कोर्ट्स हैव बीन डेलीगेटेड टू प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू रूल्स। जितने भी यहाँ पर ये लॉज वगैरह हैं, ये सब कैसे मेंटेन करे जाएंगे, ये इंडस्ट्रियल रूल्स के थ्रू मेंटेन करे जाएंगे। और इसमें जो सरकार है हमारी, वो रोल प्ले कर सकती है। सरकार जो है इन्हें प्रेस्क्राइब करेगी, रिकमेंड करेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रूल्स हैं उनके थ्रू हमारे वर्कर्स को ट्रीट करा जाएगा। ओके, कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा फालतू में मत घुसना है, ज़्यादा फालतू चीज़ में यहाँ पर आपको मैंने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आप जाके इनको, आपके पास न्यूज़पेपर आता ही है तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इंडिया एंड द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? एक आप कह सकते हो डील है। ठीक है, एक साइन हुआ है इन दोनों के बीच में डील। किसके बीच में? इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में, और अभी बीच में एक बहरैन भी आ चुका है। ठीक है, तो फिर ये आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में, इसकी जड़ यहाँ पे नहीं बताई गई। ये आर्टिकल पता है आधा अधूरा, आप पढ़ोगे डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आने वाला। आप पढ़ के खुद एक बार समझ के देखना, कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी एक बार आपको जड़ पता करनी पड़ेगी, ये है किस चीज़ के बारे में। तो चलो मैं आपको इस आर्टिकल को जड़ से समझाता हूँ। एक अच्छा आर्टिकल है। देखो, सबसे पहले की बात बता रहा हूँ, ये आर्टिकल की शुरुआत बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बेसिक, वो है इसराइल। इसराइल के बारे में बात हो रही है कि इसराइल से अभी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? जैसे कि अभी इसराइल से यूएई के रिलेशन अच्छे हुए, अब यहाँ पे बीच में बहरीन भी आ गया है। इन दोनों से हमारे अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया गया है इसराइल के साथ। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसराइल जो है, ऐसा यहाँ पे इसराइल बोला जाता है कि जो इसराइल है ये पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर करके यहाँ पे पूरा इसराइल इन्होंने बसाया है। और आप देखोगे ये सारी चीज़ें जो कि कैप्चर कर करके यहाँ पे कब्जा कर करके यहाँ पे इन्होंने पूरा इसराइल को बसाया है, पूरे इसराइल को बढ़ा रहे हैं ये कब्जा कर करके। और अभी आपको पता होगा रिसेंट न्यूज़, जो वेस्ट बैंक है ये एरिया, इस पर भी इसराइल कब्जा करने की बात कर रहा था। ठीक है, अब ये जो कब्जा कर करके यहाँ पे बस गया इसराइल, तो फिर जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं और बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी कि हम मानते ही नहीं इसराइल है। ठीक है, ऐसा करते थे ये लोग। तो फिर अरब कंट्रीज़ में सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ थी जो कि मानती थी कि हाँ भाई इसराइल है। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करती थी। वो कौन कौन सी हैं? इजिप्ट और जॉर्डन। ठीक है, इजिप्ट और जॉर्डन सिर्फ रिकॉग्नाइज़ करती थी कि हाँ चलो इसराइल एक स्टेट है, चलो मान लिया। लेकिन बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये कब्जा कर करके बसा है। ठीक है, अब बीच में हमारा अभी रिसेंटली देखो, अभी यहाँ पर बात क्या हो रही है। देखो, इजिप्ट ने कब एक्सेप्ट करा कि हाँ यहाँ पे इसराइल को रिकॉग्नाइज करा? 1979 में। जॉर्डन ने कब एक्सेप्ट करा? 1994 में। अब 2020 में किसने एक्सेप्ट कर लिया? यूएई ने। ठीक है, यूएई हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मान लिया हमने भी इसराइल है। ठीक है, उसके बाद यूएई के बाद अभी रिसेंटली बहरान ने भी यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वजह से तो बोला जा रहा है इसराइल और यूएई के रिलेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो इसराइल है। तो इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। अभी इन दोनों के फ़ोन कॉल्स वगैरह भी चल रही हैं। एयरलाइंस उड़ने की बात करी गई कि एरोप्लेन है यहाँ से एक दूसरे की जगह से जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। लेकिन अब इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है? ठीक है, ये तो एक तो फंडा है, बेसिक फंडा हमने पढ़ लिया। अब जो है इसमें ये बोला गया कि जो इसराइल है, अब इसराइल से यूएई के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। ठीक है, अब यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया। एक साथ में एक कंट्री और आ गई बहरान से भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। लेकिन इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। इन दोनों के रिलेशंस अच्छे हुए हैं, लेकिन इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। कैसे इंडिया को नुकसान हो सकता है आपको इस आर्टिकल में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसराइल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर माना जाता है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि फार्मिंग, सोलर पावर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, हाईटेक, जेम, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो अब जब इसके यूएई से रिलेशन अच्छे हो गए, बहरान से रिलेशन अच्छे हो गए, तो फिर अब इन लोगों को भी एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, इनसे भी इसका व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो फिर इंडिया को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी यही चीज़ एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया भी यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, जेम, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग आइटम्स, यही चीज़ें इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे इसराइल और यूएई के, तो इसराइल यूएई में एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा यूएई में। तो फिर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली गई हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 8 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो लोकसभा ने पास कर दिया एफसीआरए बिल,
जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, ये अमेंडमेंट बिल कर दिया है पास, और जिसमें बोला गया था कल की आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा, आधार कार्ड लगेगा हर एक जो भी एनजीओ का ओनर होगा, जो भी एनजीओ के ऑफिशियल वर्कर्स होंगे, ऑफिशियल बेयरर्स होंगे, उन सब के लिए क्या होगा कि आधार कार्ड उनका मैंडेटरी होगा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी आएगा तो। नेक्स्ट जो है ये क्या बोला जा रहा है, पार्लियामेंट ने एक और बिल पास कर दिया भाई, बिल बिल पास हुए रहे हैं खूब धड़ाधड़। पार्लियामेंट, जब से पार्लियामेंट खुला है तब से बिल पास हो रहे हैं। पार्लियामेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल को पास करा है। ये क्या होता है, जो कोई अगर दिवालिया हो जाती है कंपनी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेप उठाया जाता है। अभी आपको पता होगा कि इन चीज़ों को रोक दिया गया था, ठीक है, ये जो बैंक्रप्सी वाला सिस्टम है इसको अभी रोक दिया गया था 5 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्यों कहा गया कि अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और ऊपर से इकोनॉमी अर्थशास्त्र भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है इंडिया की, तो फिर अभी इसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया जाएगा। सारा लॉकडाउन लग रहा था उस समय, ठीक है, मार्च 25 की बात है, लॉकडाउन लग रहा था उस समय। तो बोला गया कि जो भी हमारी कंपनी डिफॉल्ट में चल रही है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी अभी के लिए, लेकिन अब जो है बिल पास हो गया है, अब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, यही था इस आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको क्या दिख रहा है, इंडिया चाइना, फिर से इंडिया चाइना का 6th राउंड ऑफ टॉक्स जो है स्टार्ट हो गया है। छठी बार जा रहे हैं बात करने, लेकिन अभी भी जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं आगे पेज नंबर 12 के ऊपर। पेज नंबर 12 पे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 13 पर आपको ये आर्टिकल दिख रहे होंगे, ये दोनों आज के हमारे लास्ट आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको ये वाला बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में अभी काफ़ी सारी जो वेल्स हैं उनको परेशानियां देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वेल्स जो है वो फंस चुकी हैं सैंड बार में। कैसे कि यहाँ पर आप देखते हो जैसे वेल यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं, और काफ़ी सारी वेल्स की जो है डेथ हो चुकी है, काफ़ी सारी देखो 250 से ज़्यादा जो है स्ट्रक हो चुकी हैं, ये उस पानी से निकल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैंड बार की वजह से, ठीक है, रेत की वजह से जो है इसमें से निकल नहीं पा रही हैं, और काफ़ी सारी वेल्स जो है वो मर भी चुकी हैं। आपको मैंने पिक्चर शेयर करी है सुबह, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखोगे काफ़ी सारी वेल्स की जो है डेथ हो चुकी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पिक्चर है ये, और देखोगे ये इस तरीके से फंसी हुई हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं वेल्स, ठीक है। अब इनके लिए रेस्क्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अभी सिचुएशन देखने को मिलेगी, और रेस्क्यू के लिए अभी लोग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला आर्टिकल, ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है, हालांकि इसका सॉल्यूशन आज निकला है। आपको पता होगा बोत्सवाना एक जगह है, बोत्सवाना में एलिफेंट्स मर गए थे, लगा एक साथ ही 330 एलिफेंट्स की डेथ देखी गई थी। हमने न्यूज़ कवर भी करी थी जब आई थी ये, ठीक है। तो एक साथ 330 जो है हाथी मर गए थे, तो उसका पता तब लगा नहीं पा रहे थे कि भाई एक ही झटके में 330 हाथी मर गए, ठीक है। तो फिर आज पता लगा है इसका, ये बोला गया है कि जो वहाँ का पानी था उसमें टॉक्सिन था, उसमें जहर था, पॉइजन वाटर था, जहरीला पानी था। क्यों? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है सियानो बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से इन्होंने पानी पी लिया हाथियों ने, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कुछ बातें जानते हैं इस बोत्सवाना के बारे में, तो इसके बारे में और कुछ बातें जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एलिफेंट्स डेथ जो ही बोत्सवाना में हमने कवर किया था, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बोत्सवाना एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, 70% टेरिटरी इसकी कलहारी डेजर्ट से कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रहा होगा, ये अफ्रीका हो गया, हमारा पूरा का पूरा मैप हो गया। अफ्रीका में जो ये वाला एरिया है, ये वाला, तो आपको यहाँ पर ये बोत्सवाना दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका 70% तक एरिया कालाहारी डेजर्ट, ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, ये कवर है कालाहारी डेजर्ट से। ओके, चलो फिर उसके बाद क्या है, जो बोत्सवाना है हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं वो बोत्सवाना में हैं। और अभी जो एस्टिमेट देखोगे 1,30,000 के पास यहाँ पर इसके पास हाथी हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी हमने इस आर्टिकल को भी कवर कर लिया। तो गाइज आज का हो गया हमारा न्यूज़ पेपर एनालिसिस पूरा का पूरा खत्म। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।